और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना पर पीएम मोदी आज दो बड़ी बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक देश के बड़े डॉक्टरों के साथ होगी जिसमें कोरोना के हालात पर होगी चर्चा और लोगों के इलाज पर बात होने की संभावना है, जबकि दूसरी बैठक दवा कंपनियों के साथ होगी। दोनों बैठक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे। तो ये दो बड़ी बैठक 4:44 हो चुके हैं। हालांकि 4:30 बजे पहली बैठक उनकी डॉक्टरों के साथ, जो देश के बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ बैठक की जानकारी मिल रही है। तो वहीं दूसरी जो बैठक है वो शाम 6 बजे होगी। तो ये अहम खबर, कोरोना पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंथन चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी। और इस सब के बीच अब ये दो बड़ी बैठक, यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देश के बड़े डॉक्टरों के साथ यतेंद्र, 4:30 बजे बैठक, क्या जानकारी? और देखिए 4:30 बजे बैठक का टाइम रखा गया था। देश के सभी बड़े डॉक्टर्स, इसमें जो विशेषज्ञ हैं खासकर कोरोना से निपटने के लिए, उन सभी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और खबर अभी आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू कर दिया है और जो इंटरेक्शन होता है वो शुरू हो चुका है। और इस बैठक का मकसद यही है, जिस तरह से पूरे देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना का जो कहर टूट रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम राज्य एक दूसरे के केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वहीं ऑक्सीजन लेवल जो पीड़ितों का जो देखने में आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है और जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या भी काफी कम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। सुबह भी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और अब 4:30 बजे देश के सभी बड़े डॉक्टर्स के साथ, जो इस पूरे जिस तरह का माहौल है उसमें निपटने में कारागर साबित होंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और उस बैठक से जो निकलेगा उसमें से जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे उनको अमली जामा पहनाने का काम प्रधानमंत्री अपने रणनीतिकारों के साथ करेंगे। इससे संबंधित 6 बजे भी एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जो फार्मा कंपनियों के सीईओ, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ होगी कि किस तरह से जो प्रोडक्शन जो कम हो रहा है वो कैसे इंजेक्शन हो, चाहे आईसीयू बेड्स हो या ऑक्सीजन हो, उनको या जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उनकी कैसे किल्लत पूरी की जा सके, उनको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा खुद संभाल लिया, अलर्ट मोड पर वो आ गए हैं और अब कोशिश यही है कि जिस तरह से पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ वो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। जी यतेंद्र, लेते रहेंगे आपसे अपडेट। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे शुरू होगा और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में रहेगी छूट। तो लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट जरूर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए सख्त लॉकडाउन बेहद जरूरी है। और 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जो आवश्यक और जो जरूरी सेवाएं हैं उनको इस लॉकडाउन के बीच छूट रहेगी। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली में लगे 6 दिन के लॉकडाउन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हालात को देखते हुए दिल्ली में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए था और अब जब लॉकडाउन लगाया गया है तो वो भी बिना किसी तैयारी के।
दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी। मनोज जी, एक हफ्ते का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और कोई ऑप्शन नहीं था, भीषण त्रासदी से बचाने के लिए उन्होंने ये विकल्प चुना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट कोई ऑप्शन नहीं था और इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। लेकिन ये निर्णय थोड़ा देर से किया उन्होंने। ये भयावहता तो आज के एक हफ्ते पहले दिखने लगी थी, तो उस समय अगर किया जाता तो भी ऑप्शन लेस ही डिसीजन था, वो कोई विकल्प नहीं था उसका, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा दिल्ली को बचा पाते। बहरहाल जब भी आए हम इसका स्वागत करते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं इसका पालन करें। जिस तरह से जैसे उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, शराब की दुकानों पर भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कोरोना बम एक तरह से फूट सकता है। क्या माना जाए कि बिना तैयारी के, बिना किसी सही उपाय के ये लॉकडाउन लगा दिया गया? ये सब व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो मैंने भी देखा अभी कि शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ है, लोग जिस प्रकार से अनियंत्रित होके अंदेशे में भाग रहे हैं, इसकी पहले से घोषणा होनी चाहिए। त्रासदी तो अगर इस तरह से लाइनें रही तो त्रासदी तो नहीं, त्रासदी हो जाएगी निश्चित रूप से। मुंबई में सख्ती के बीच जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाली गाड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सड़कों पर इसके लिए एक रिजर्व लेन बनाया है और इस लेन से सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही चलने की अनुमति दी गई है। मुंबई पुलिस द्वारा बरती गई सख्ती और स्टिकर सिस्टम का असर दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दहिसर चकनाका पर और यहां पर ये जो है ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। यहां से गुजरात, पालघर, ठाणे से चलकर लोग मुंबई में प्रवेश करते हैं, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या सड़कों पर काफी कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात 14 अप्रैल की रात को कर्फ्यू लगने के बाद 15 अप्रैल को दिखे थे, बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से स्टिकर का सिस्टम अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया कि ताकि पहचान हो सके कि कौन बिना वजह निकल रहा है, कौन जो है वजह के साथ निकल रहा है। अगर कोई बिना वजह घूमते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुंबई पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन महज दूसरे दिन जबकि स्टिकर सिस्टम लागू हो गया रविवार से, तो आज सोमवार के दिन जो है यहाँ पर गाड़ियों की संख्या तो कम दिख रही है, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी ढील देने के फिराक में नहीं है। और यही वजह है कि अब भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ नाकेबंदी करके लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि अगर कोई बिना वजह घूमते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। कई नए गाइडलाइंस 13 अप्रैल के नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें एसेंशियल सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के संबंध के सिवाय किसी को भी पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक जगह जाना मना है। और जो एसेंशियल सर्विसेज और एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है, इसमें अगर किसी को पब्लिक प्लेस में ट्रैवल करना है तो वो अलग अलग कलर कोड के स्टिकर्स अपने वाहन के ऊपर लगा के वो जा सकते हैं। हमने रेड, ग्रीन और येलो स्टिकर्स आदेश किया है। मुंबई पुलिस की सख्ती का असर दिखाई दिया, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम ही नजर आई। हालांकि पुलिस वाले जगह जगह गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के खेरवाड़ी इलाके में और यहां पर अगर मुंबई की सड़कों पर देखें तो गाड़ियां काफी कम नजर आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले ये गाड़ियां कम इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने जबरदस्त सख्ती की है, जिसके चलते मुंबई में प्रवेश करने वाले द्वार से लगातार जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और अहम चीज ये कि जो स्टिकर सिस्टम लागू किया गया है उसके जरिए सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े तमाम लोगों को जाने की अनुमति मुंबई पुलिस ने दी है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने एक और कदम उठाया है। एक अलग लेन जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े गाड़ियां होंगी उसके लिए एक अलग लेन बनाई गई है। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि ओनली स्टिकर्स व्हीकल, यानी मुंबई पुलिस ने जो 3 प्रकार के स्टिकर्स जारी किए हैं, लाल, हरा और पीला, वो इस लेन से जा सकते हैं। अगर
अत्यावश्यक सेवाओं की गाड़ियां जो है फंसती हैं तो उन्हें एक अलग लेन बना के निकाला जाए। और इसीलिए पूरी मुंबई की सड़कों पर, हाईवे पर आप देखेंगे तो इसी तरह का लेन जो है मुंबई पुलिस ने बना दिया है। बड़ी अहम चीज ये है कि लगातार चेकिंग अभियान जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा लगातार जारी है पूरे मुंबई की सड़कों पर। यानी मुंबई पुलिस साफ तौर पर कोई ढील देने के मूड में नजर बिल्कुल नहीं आ रही है और ऐसे में अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही खान मार्केट में शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार नजर आई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लोगों से दूरी बनाने की अपील करता हुआ दिखाई दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आज रात 10 बजे से 26 तारीख तक कर्फ्यू लगेगा और दिल्ली टोटल बंद हो जाएगी। जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खान मार्केट में खड़े हुए हैं। काफ़ी वीआईपी इलाका है और यहाँ की जो वाइन शॉप है आप देख सकते हैं, जैसे ही सुबह वाइन शॉप खुली है उसके बाद यहाँ पर लंबी भीड़ लग गई है शराब खरीदने वालों की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी पहुँची हुई है और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ये देखिए लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है लोगों की जो शराब खरीदने वाले हैं और बाकायदा यहाँ पर जो वाइन शॉप के जो दुकानदार कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो देखिए ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं खान मार्केट का। और दिल्ली में जहाँ भी वाइन शॉप है वहाँ पर इस तरह की ही जो हुजूम है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर 26 तारीख तक के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद होने वाली है। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीज़ें ही खुली रहेंगी। और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है कि यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। और कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के गोल मार्केट में भी दिखाई दिया। शराब की दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। कुछ लोग बैग में शराब की बोतलें भरकर ले जाते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन लागू कर दिया है। लेकिन इसका सबसे अधिक असर लॉकडाउन लागू होने से पहले शराब की दुकानों के बाहर दिखने लगा। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गोल मार्केट के बाहर, एक शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें यहाँ लग गई हैं शराब खरीदने के लिए। जो लोग लॉकडाउन से पहले शराब खरीदना चाहते हैं और काफ़ी संख्या में लोग, कम से कम 150 से 200 लोग, अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि वो लंबी कतारों में लगे लोगों को दिखाए। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, सभी ने मास्क लगाया है लेकिन सामाजिक दूरी का पालन कोई नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ भी एक दुकान है, रोड की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरी शराब की दुकान है, वहाँ भी ऐसे ही लोग लंबी कतारों में लगे हैं। घोषणा के बाद लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। पहले से भीड़ नहीं थी इतनी। और पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तो शराब की दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन बनाकर खड़े हुए थे शराब खरीदने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद तो शराब मिलेगी नहीं, दिक्कत होगी। दिक्कत होगा इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बंगाल में 200 सीटें जीतने के साथ बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बने। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि
कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर। उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल का एक बड़ा तबका तुष्टीकरण की राजनीति से नाराज है। दुर्गा विसर्जन पर सियासत पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है। सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी है। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो इस सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े? मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो? मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता? ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही है। सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है। सारे लोग घुसपैठ से परेशान है। और बहुत बड़ा तबका जो सीएए से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है। तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। ये सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है और सीएए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है। विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में अर्धसैनिक बलों के मामले में ममता के आरोपों पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में अर्धसैनिक बल इसी के तहत काम करते हैं। जय श्री राम के नारे पर हो रही राजनीति पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं।
देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है। जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है कि इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है। जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं। ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तावित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही है। जय श्री राम जो स्लोगन है, हमने काफी सुना आज चुनाव में, आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है। चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो, या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो। ये सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए। किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, इससे हर्ट हुआ है। किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए, इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। बंगाल में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, 3 चरणों का मतदान बाकी है और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अभी भी मैदान में कूद रहे हैं और रोड शो रैलियां कर रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो इस वक्त आज बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ जी, न्यूज़ 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनाथ जी, 5 चरणों में आपने ताबड़तोड़ रैलियां की, हर रोज 3 से 4 आपकी सभाएं हुई हैं। क्या पा रहे हैं, जनता का रुझान किस तरफ पा रहे हैं? अब भी चुपचाप कमल छाप है या जनता खुल के आ रही है? डायरेक्ट ट्रेमेंडस रिस्पांस जो है जनता का प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप भी चल रहे हैं साथ में, चुनावी रैलियों में देखेंगे कि कैसा रिस्पांस जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से पश्चिम बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बंगाल में लेकिन काफ़ी माना जाता है कि ममता दीदी का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड रहा है। 10 साल से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन्होंने शक्ति बनाई है। कई कलकत्ता आसपास के इलाके अल्पसंख्यक जो हैं उनके काफ़ी बड़े वोट बैंक हैं, तो उसको कैसे आप लोग डेंट पहुंचा पाएंगे? ये बात सच है कि पहले स्ट्रांग होल्ड था, इसमें कहीं दो मत नहीं। यदि स्ट्रांग होल्ड उनका न रहता तो 2 बार उनकी गवर्नमेंट कैसे बनती। लेकिन 10 वर्षों के उनके शासनकाल में जनता के हाथों केवल निराशा लगी है। उनसे जो उम्मीद थी जनता को, जो उनसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर वह खरी नहीं उतर पाई है। जनता इस समय निराश है और लोग ये महसूस करते हैं कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है और डेवलपमेंट करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो दैट इज भारतीय जनता पार्टी। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी के साथ बढ़ी है। राजनीतिक हिंसा बहुत माना जाता था कि बंगाल की एक पहचान है, इस बार भी राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों को मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना। लेकिन इस कसौटी पर भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी खबरें समाचार पत्रों में भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी प्रकाशित होती रहती हैं। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, चाहे इसके पहले पंचायत का चुनाव रहा हो अथवा इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे एक त्रिलोचन मेहता नामक एक कार्यकर्ता को बिल्कुल मारकर
उसको पेड़ में लटका दिया गया और लिख दिया गया भारतीय जनता पार्टी का जो काम करेगा उसका यही हस्त्र होगा। हमारे लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। बम की फैक्ट्रियां इस राज्य में चल रही हैं। मैं समझता हूं उस राज्य को के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि हिंसा के चलते आपका कार्यकर्ता डरेगा बूथ लेवल पे, गांव के लेवल पे, कस्बों के लेवल पे? नहीं, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता की इस मामले में भी पूरी प्रतिबद्धता है कि चाहे जैसे भी हो एक ऐसी सरकार यहाँ पर आनी चाहिए पश्चिमी बंगाल में जो कि सुशासन दे सके और विकास कर सके, यानी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दे सके। ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इस मामले में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति भी जन सामान्य की विश्वसनीयता साख वो बनी हुई है। राजा जी, केंद्र की सरकार, आप लोगों का बार बार आरोप लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं जमीन पर नहीं पहुंची है बंगाल में। यह आरोप नहीं लगता है, यह हकीकत है कि हमारी कई ऐसी केंद्रीय सरकार की योजनाएं जो जनहित की योजनाएं थी उन्हें जिस प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए था सरकार ने लागू नहीं किया। मैं एक मिसाल देता हूं, वैसे मिसाल तो कई हैं लेकिन एक मिसाल देता हूं। अब किसानों के लिए सारे देश में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया उनके अकाउंट में केंद्र सरकार के द्वारा डाला गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, लेकिन 3 वर्षों से एक पैसा भी वहां के किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। बार बार केंद्र सरकार के द्वारा आग्रह किए जाने के बाद कि आप अपने राज्य के किसानों की सूची मुहैया कराइए ताकि सीधे उनके अकाउंट में 6,000 रुपया डाला जा सके, राज्य सरकार ने नहीं मुहैया कराई और इसके परिणाम स्वरूप 18,000 रुपया जो 3 वर्षों में हमारे बंगाल के किसानों को प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हो पाया। हम लोगों ने फैसला किया है, हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद हम ये 18,000 रुपया हर किसान परिवार के खाते में हम मुहैया कराएंगे और इसके अतिरिक्त आगे आने वाले वर्षों में भी 6,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी 4,000 रुपया और हर किसान के खाते में 10,000 रुपया प्रतिवर्ष मुहैया कराया जाएगा। राजनाथ जी, आप हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, आप शब्द या ऐसे किसी बयानबाजी से आप हमेशा दूर रहते हैं। आप पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि लोग दूर रहे इससे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है बंगाल चुनाव में अब शब्द जो शुचिता है वो नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी तक को चुनाव आयोग को बैन करना पड़ा है 24 घंटे के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब शब्दों का प्रयोग चुनाव के दौरान किसी के बारे में नहीं करना चाहिए, मर्यादाओं का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला जो कार्यकर्ता है अथवा कोई नेता है उसकी पहली जिम्मेदारी यह बनती है कि हम राजनीति के माध्यम से हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राजनीति यदि कर रहे हैं तो समाज बनाने के लिए कर रहे हैं, देश बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कई बार देखा गया सीआरपीएफ ने और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता की यह भी जिम्मेदारी होती है कि जनता को एडुकेट करना, जनता को शिक्षित करना। तो जनता को एडुकेट करने की बात है तो कम से कम जो गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, अपशब्दों का प्रयोग करेगा, वह जनता को एडुकेट नहीं कर सकता, उसको शिक्षित नहीं कर सकता है, उसको जागरूक नहीं बना सकता है अपने दायित्वों के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। तो चुनाव आयोग का फैसला जो था ममता जी को 24 घंटे बैन करने का, बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का, चुनाव आयोग के फैसले पर टीएमसी के द्वारा सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वह एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक काम, उसके ऊपर इस तरीके से सवालिया निशान खड़ा करना यह संवैधानिक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये अनुरूप नहीं है। राजनाथ जी, एक और चीज देखी गई है कि ममता जी बार बार मांग कर रही हैं कि कोरोना बहुत फैल गया है, सारे चुनाव को क्लब करके एक चुनाव में कर दिया जाए। क्या कहना है आप तो केंद्र सरकार? अब इलेक्शन कमीशन जो उचित समझा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, लेकिन सभी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। सार्वजनिक सभाओं में मास्क का प्रयोग करना चाहिए सभी, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आग्रह किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा भी बराबर ये आग्रह किया जा रहा है। इस पर पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।
कोरोना बहुत तेजी से फैला है राजनाथ सर। बहुत बड़ी कोरोना महामारी की बहुत बड़ी चुनौती है, जो भी है वो अप्रत्याशित है इस समय। और हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रभावी तरीके से जितना हो सकता है वह अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और एकाएक जिस तरीके से अपसर्ज आया है, माने ये कोरोना की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे चुनौती और बड़ी हो गई है। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम, जैसे पिछली बार हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की थी, इस बार भी यह देश कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। श्री राजनाथ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कैंपेन के लिए और बंगाल चुनाव के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तो मास्क पहनकर तैयार है। यहाँ सैनिटाइज माहौल था, इसलिए हम लोगों ने मास्क उतारा हुआ था, लेकिन जब रैलियों में उतरेंगे तो हम देखेंगे कि रक्षा मंत्री खुद जनता के सामने मास्क पहनकर खड़े हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूज़ 18 इंडिया।